Hello everyone, I hope you all are doing well. This is Poonam and I welcome you all on the online platform of Sarthi Educators. And if you are visiting for the very first time on this platform, then don't forget to subscribe this channel and share this video on your social groups. हम स्टडी करेंगे ज्योग्राफी के बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स जो हैं वो वन बाय वन हम कवर करेंगे। एंड एज यू कैन सी आज का हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। अक्षांश दिशांतर क्या होते हैं, क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, क्यों हम इन्हें स्टडी करते हैं, ये सब हम आज के टॉपिक में देखेंगे। इसके साथ इंडियन टाइम जोन क्या है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की किन किन स्टेट से जो है वो पास करती है, ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो आपके सामने ये इमेज है ग्लोब की। ग्लोब के ऊपर कुछ जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की गई हैं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स यानी देशांतर और अक्षांश बोलते हैं। इसी तरह ग्लोब के ऊपर बीचों बीच एक लाइन पास करती है जिसे इक्वेटर के नाम से जाना जाता है, या इसे हिंदी में हम भूमध्य रेखा और एक और नाम आता है विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। इक्वेटर जो है वो ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। ग्लोब हमारे पास सफ़ियर की शेप में है तो हाफ पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। सिमिलरली इसीलिए जो हमारे पास नॉर्थ की डायरेक्शन में यानी उत्तर की तरफ जो हेमिस्फीयर है नॉर्थ में, उसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ में उसे साउदर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर क्या है, ये हमारा इक्वेटर जो ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यानी 0 डिग्री क्या है, अक्षांश है। इसी तरह हमारे पास ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और सिमिलरली चलते चलते 90 डिग्री तक जो है नॉर्थवर्ड्स हमारे पास लैटिट्यूड होते हैं, और 90 डिग्री तक ही नीचे साउथ में साउथवर्ड्स की तरफ लैटिट्यूड्स होते हैं। टोटल अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कितने लैटिट्यूड्स हैं तो हमें जनरली देखने में लगता है कि 90 नॉर्थ की तरफ प्लस 90 डिग्री तक साउथ की तरफ और एक इक्वेटर भूमध्य रेखा, तो टोटल 181। बट इसका आंसर एग्जैक्टली 179 आता है। इसका रीज़न ये है कि देखो जो लैटिट्यूड्स हैं ना वो सर्कल की शेप में हैं इस तरह से, और अर्थ एक सफ़ियर की शेप में है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो उनका डायमीटर है यानी कि जो उनकी लेंथ है लैटिट्यूड्स की वैसे कम होती जा रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे लेंथ बिल्कुल कम हो जाती है, और एग्जैक्टली वो पॉइंट कौन सा है, 90 डिग्री पर यहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट बन के रह जाता है, कोई सर्कल नहीं है, तो वो क्या है 90 डिग्री यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है, और नीचे सिमिलरली इस तरह से साउथ पोल है। इसलिए हम दो पोल्स को जो है 181 में से रिड्यूस कर देते हैं और हमारे पास आता है आंसर 179। कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 181 और 179 दोनों आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेंगे। मोस्टली आपको 179 ही जो है ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, देखो लैटिट्यूड्स जो है वो इस तरह से अर्थ पर नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ मूव करते हैं। अगर हम देखें कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है, तो दो लैटिट्यूड्स के बीच में कभी भी समान दूरी नहीं होती, इक्वल डिस्टेंस जो है नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि जो अर्थ जो है वो परफेक्ट सफ़ियर नहीं है, एकदम परफेक्ट शेप में नहीं है सफ़ियर की, पोल्स के ऊपर से फ्लैट है थोड़ी सी। तो हम एवरेज डिस्टेंस लेके चलते हैं और एवरेज डिस्टेंस हमारे पास क्या आता है, 111.3 किलोमीटर। ठीक है, दो लैटिट्यूड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 111.3 किलोमीटर। इसके अलावा और फैक्ट्स देखते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर नॉर्थ की तरफ उत्तर की तरफ मूव करते हैं तो लैटिट्यूड्स की लेंथ तो क्या है, यानी लंबाई क्या है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो भी धरती पर जैसे जैसे हम ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, कम होता जाएगा, टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, लैटिट्यूड्स की अक्षांशों की लंबाई भी कम होती जाएगी। जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्या है, कम होती जाएगी। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जो है वो भी कम होती जाएगी। ये जो है सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए 4 ऑप्शन देके कि क्या बढ़ेगा या क्या घटेगा, तो टेम्परेचर हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे तो कम होगा, बायोडाइवर्सिटी भी कम होगी क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, बर्फ़ ही बर्फ़ है पोल्स की तरफ,
तो वहाँ पे कोई वेजिटेशन ही नहीं है, वनस्पति नहीं है, तो बायोडाइवर्सिटी होने का सवाल ही नहीं है। लेंथ भी जो है कम होती जाएगी, तो बढ़ेगा क्या, जो दिन और रात की अवधि है, यानी दिन और रात का जो टाइम पीरियड है वो जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाएंगे वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। देखो इक्वेटर के ऊपर इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है टाइम, यानी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की ही हमारे पास क्या होती है, रात होती है। कहाँ पर, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो एग्जैक्टली पोल्स के ऊपर ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। और जहाँ पर हम हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के आसपास, तो हमारे यहाँ जर्नली क्या होता है, 9 से 10 घंटे का क्या होता है कि 9 से 10 घंटे की जो है वो रात होती है और बाकी दिन का टाइम है, यानी रात का टाइम कम है, दिन का टाइम जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स यानी कि इम्पोर्टेंट अक्षांश कौन से हैं। 0 डिग्री हमने डिस्कस कर लिया कि 0 डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। इसी तरह 1 डिग्री 2 डिग्री मूव करते करते यहाँ पर आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये देखो आपको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये अगर हम आगे मेंशन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है वो उत्तरी ध्रुव का है, उत्तरी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका या साउदर्न हेमिस्फीयर का है, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और सिमिलरली साउथ में 23.5 डिग्री पर क्या आएगा, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड या दक्षिणी अक्षांश आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में इसे हम बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। हिंदी और पंजाबी में सेम ही बोलते हैं, मकर रेखा ही पंजाबी में बोलेंगे। नीचे अंटार्कटिक सर्कल आता है साउथ में 66.5 डिग्री पर, और 66.5 डिग्री नॉर्थ पर ऊपर आर्कटिक सर्कल आता है। इन्हें हिंदी में भी आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल ही बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पर हमने डिस्कस कर लिया कि पोल्स आते हैं, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में, तो क्या होगा, उत्तरी ध्रुव, और नीचे साउथ की तरफ दक्षिणी ध्रुव। देखो साउथ और नॉर्थ में ना सेम चीज़ें चलती है, जैसे जैसे जो लैटिट्यूड हम नॉर्थ में डिस्कस करेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, सिमिलरली वो साउथ में चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो लैटिट्यूड्स हैं वो हमें दूरी तो बताते हैं। एक देखो लैटिट्यूड्स हमने डिस्कस किया था कि 2 लैटिट्यूड्स के बीच में 111.3 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस होता है, इसलिए हम, और जो ये डिस्टेंस जो है वो सारे दूर समान रहता है, इसलिए हम इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 111.3 का, ये इस तरह से सिमिलर रहेगा पूरी जगह, तो ये पैरेलल चलती हैं लाइंस, ठीक है। और हमारे पास जो लैटिट्यूड्स की इम्पोर्टेंस क्या आती है कि लैटिट्यूड हमें डिस्टेंस भी बताते हैं, अर्थ पर किसी भी जगह का डिस्टेंस बताते हैं, दूरी बताते हैं। देखो कैसे, मानो हमें किसी भी पर्सन का डिस्टेंस बताना है, दूरी बतानी है कि कोई पर्सन लंदन के अंदर है और एक पर्सन पेरिस के अंदर है, तो वो बता रहा है कि पेरिस से लंदन का क्या डिस्टेंस है, मानो उसने कुछ भी बता दिया कि x किलोमीटर है। पर अगर एक पर्सन, दूसरा पर्सन बर्लिन के अंदर है, वो बर्लिन से डिस्टेंस बता रहा है लंदन का, तो कुछ अलग डिस्टेंस बताएगा। बर्लिन से लंदन का डिस्टेंस अलग है, पेरिस से अलग है, तो एग्जैक्टली हमें पता कैसे चलेगा कि लंदन कहाँ लाई करता है, कितनी दूरी पर है। इसके लिए हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम लेके चलते हैं इक्वेटर को। इक्वेटर को हम रेफरेंस पॉइंट लेकर चलते हैं अर्थ पर, क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ के धरती पर बीच में से पास करता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी जगह का डिस्टेंस बताना हो तो इक्वेटर से बताते हैं कि इक्वेटर से पर्टिकुलर जगह का डिस्टेंस इतना है, ठीक है। इसलिए हमें जो है लैटिट्यूड्स की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये हमें डिस्टेंस भी बताते हैं, और हमेशा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को यूज़ किया जाता है जीपीएस में, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं सारे, तो उसके अंदर लैटिट्यूड्स को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखो इसके अलावा लैटिट्यूड्स बताते हैं हमें क्लाइमेट का। 2 लैटिट्यूड के बीच में 111.3 किलोमीटर का डिस्टेंस है,
तो ये डिस्टेंस जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं दो ऐड होता जाता है सारे लैटिट्यूड्स का, तो कोई ना कोई क्लाइमेट के अंदर चेंज आता है। कहाँ जाकर कितना चेंज आएगा ये हमें इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड से मेंशन करके देखते हैं। देखो ये तो था 0 डिग्री इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, और ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ये वाला एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। हिंदी में इसे हम बोलेंगे उष्णकटिबंध। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और वेजिटेशन भी सबसे ज़्यादा होती है। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, वो वाले फॉरेस्ट भी वन भी आपको कहाँ मिलेंगे, इक्वेटर के पास मिलेंगे, इस एरिया में मिलेंगे। जैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम पास करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो आर्कटिक सर्कल के बीच का ये एरिया है इसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। सिमिलरली ये साउथ में है उष्ण कटिबंध इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, और ये वाला एरिया टेम्परेट जोन शीतोष्ण कटिबंध। जो ऊपर का एरिया है ये फ्रीजिड जोन, आर्कटिक सर्कल से जो 90 डिग्री पोल्स तक का ये एरिया है, इसे हम फ्रीजिड जोन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, आइस है, बर्फ़ है, कोई भी वेजिटेशन नहीं है, वनस्पति नहीं है। सिमिलरली साउथ में क्या है, फ्रीजिड जोन, यहाँ पे भी सिर्फ क्या है, बर्फ़ है, आइस है। ठीक है, ये तो थे लैटिट्यूड्स। देखो एक और बात आती है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ही क्यों है, यानी कि एग्जैक्टली 23 डिग्री क्यों नहीं है या 24 डिग्री क्यों नहीं है। देखो इसका रीज़न है सन की मूवमेंट। सन की जो मूवमेंट है ना, जो सन की स्ट्रेट लाइट है, सीधी किरणें जो आती है, वो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है। यानी वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक सन की मूवमेंट हो रही है। इसलिए हमने इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करने के लिए यहाँ पे लाइंस बनाई है और उन्हें स्पेसिफिक नाम दिया है कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, ये देखो ये जो लाइंस है यहाँ पर, ये जो एरिया है इसमें डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। जो ऊपर एरिया है वहाँ पे स्लांटिंग रेज आते हैं, यानी कि तिरछी किरणें आती हैं, सन की तिरछी किरणें आती हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है टेम्परेचर हमेशा कम होता है। ठीक है, ये हम टोटल फैक्ट्स को ओवरऑल देख लेते हैं। ये टोटल फैक्ट्स है कि सभी जो लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश जो हैं, उन्हें हम पैरेलल्स बोलेंगे। ईस्ट से वेस्ट की तरफ वो मूव करें, ये हमने देख लिया। क्योंकि पैरेलल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस समान रहता है 111.3 किलोमीटर सारी जगह। ठीक है, ये हमें क्यों, मतलब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि डिस्टेंस बताते हैं हमें ऊपर नॉर्थ की तरफ जाना हो, उत्तर की तरफ जाना हो या साउथ की तरफ जाना हो इक्वेटर से, तो हमें डिस्टेंस बताते हैं, अर्थ के ऊपर मेज़र करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, सारे पैरेलल चलते हैं, नेवर मीट टू वन अदर। ठीक है, कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। प्राइम मेरिडियन को जो है वो राइट एंगल्स के ऊपर क्रॉस करते हैं। ये पॉइंट हम अगली जो है आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे करते हैं कट राइट एंगल पे। ठीक है, और इसके अलावा जो गेट शॉर्टर टूवर्ड्स द पोल्स विद ओनली इक्वेटर, यानी कि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे इनका जो डिस्टेंस है, लेंथ जो है वो कम होती जाएगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अर्थ के एक्सिस को भी राइट एंगल के ऊपर कट करते हैं। आगे हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर। अब हमने स्टडी किए थे अक्षांश क्या होते हैं, अब हम देशांतर स्टडी करेंगे कि देशांतर क्या है, यानी लॉन्गिट्यूड क्या है। देखो जैसे ये था 0 डिग्री इक्वेटर यानी 0 डिग्री अक्षांश था, ये जा रहा था ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इसी तरह नॉर्थ से साउथ की तरफ एक लाइन मूव करती है जो अर्थ को, ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, बीचों बीच लाइन पास करती है। इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड।
या इसे जो हेडलाइन है, ये 0 डिग्री को हम यहाँ पे इक्वेटर बोल रहे हैं अक्षांश को, तो इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। इसे ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रीनविच लाइन क्यों बोला जाता है, जो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देशांतर जो है वो यहाँ पर एक जगह आती है ग्रीनविच, लंदन से पास करता है। ये लंदन में एक ग्रीनविच नाम की जगह है जहाँ से ये पास करता है, इसलिए इसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी देशांतर भी बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन भी बोलेंगे। ठीक है, देखो जो प्राइम मेरिडियन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहा है। जो लैटिट्यूड्स थे, अक्षांश तो थे, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ थे, पूर्व से पश्चिम थे, इस तरह हैं सारे अक्षांश। ठीक है, तो ये प्राइम मेरिडियन जो है वो सभी अक्षांशों को देखो 90 डिग्री पर इस तरह एंगल बनाता है, सबको ऐसे कट करेगा और यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का। और एक और पॉइंट, सिर्फ प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर है अकेला यही है जो सभी लैटिट्यूड से सभी अक्षांशों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और कोई भी जो लॉन्गिट्यूड और कोई भी देशांतर नहीं बनाता, सिर्फ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लॉन्गिट्यूड्स में देखते हैं कि कितने एंगल्स हैं। देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन। प्राइम मेरिडियन हमने स्टडी कर लिया, ग्रीनविच इंग्लैंड से पास करता है। मेरिडियंस ऑफ लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड क्यों बोलते हैं, ये हम देखते हैं। देखो ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सभी पैरेलल नहीं चलते, एक पॉइंट यानी कि नॉर्थ में जा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाके इस तरह से ये मिल जाते हैं आपस में, इनका डिस्टेंस इक्वल नहीं रहता सारी दूर, इसीलिए हम इन्हें पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड नहीं बोलते, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, या लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोल देते हैं सिंपली, कि देशांतर रेखाएं हैं, देशांतरीय रेखाएं, और उनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं। उनको पैरेलल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि वो पैरेलल चलती हैं, समान चलती हैं। ठीक है, दो लॉन्गिट्यूड्स के अगर हम बीच में डिस्टेंस देखें कि लॉन्गिट्यूड हमें, फर्स्टली तो लॉन्गिट्यूड हमें बताता क्या है, लॉन्गिट्यूड हमें टाइम बताते हैं किसी भी जगह का। कैसे, देखो अर्थ हमें पता है कि 360 डिग्री रोटेट करती है, पूरा एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, और टोटल कितना है, मतलब पूरा चक्कर लगाएगी, घूमती है पूरा, तो 360 डिग्री घूमेगी, और कितने टाइम में, 24 घंटे में। तो अगर हम देखें कि 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री। अगर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, और 1 डिग्री कितने टाइम में घूमेगी, 4 मिनट में। यानी दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होता है, 4 मिनट का। देखो मानो ये 0 डिग्री है, यहाँ पे सिमिलरली 1 डिग्री, यहाँ पे सिमिलरली क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह 3 डिग्री, 4 डिग्री चलते चलते टोटल हमारे पास 180 डिग्री जो है वो ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ, और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, इस देखो इस तरह से हमें ईस्ट की तरफ जो है हम उसे बोल देंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्ट की तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे हमारे पास ये 90 डिग्री तक हमें सामने विजिबल है क्योंकि ये 2D फोटो है, 2D स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो 90 डिग्री तक हमारे पास सामने विजिबल है, इसी तरह से 90 डिग्री पीछे वाली साइड। तो टोटल हमारे पास 180 डिग्री ईस्ट में, 180 डिग्री वेस्ट में, तो 360 डिग्री हमारे पास टोटल लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, जो दो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच का टाइम डिफरेंस क्या है, 4 मिनट का डिफरेंस है। यानी कि 1 डिग्री अगर हम मूव करेंगे तो 4 मिनट का चेंज आ जाएगा। चेंज कितना होगा, 4 मिनट का। मानो कि 15 डिग्री मूव करने पर कितना चेंज आ रहा था, 1 घंटे का। ठीक है, मानो कोई पर्सन 0 डिग्री पर है, यहाँ पर टाइम क्या है, अभी दोपहर के 12 बजे हैं, और एक पर्सन है 15 डिग्री ईस्ट में, तो उसके पास टाइम क्या होगा, 1 बजे का। एक और बात, जैसे ही हम ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ मूव करते हैं तो टाइम हमेशा ऐड होता है, प्लस होता है, और अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम हमेशा माइनस होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है,
इसलिए अगर हम 15 डिग्री पूर्व जा रहे हैं तो 1 घंटा आगे, और 15 डिग्री पीछे जा रहे हैं पश्चिम की तरफ तो 12 में से 1 घंटे का टाइम हम कम कर देंगे और 11 बजे का टाइम आएगा। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और मकर रेखा है, ये लाइनें कट कहाँ करती है 0 डिग्री को, कौन सी वो जगह है। ये पास कर रही है हम हमारे यहाँ से 0, ये यहाँ से पास कर रही है 0 डिग्री, ठीक है। ये लाइन पास करिए 0 डिग्री देशांतर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा इक्वेटर, और ये मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिल रही है, कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर प्राइम मेरिडियन जो है ग्रीनविच लाइन, यहाँ पे जगह आती है अल्जीरिया में मिलती है। ये एक जगह आती है अल्जीरिया, और कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में, ये देखो अफ्रीका के अंदर अल्जीरिया कंट्री है जहाँ पे ये मिलती है। दूसरा ये जो लाइन मिल रही है इक्वेटर और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे एक जगह है नल आइलैंड यानी नल द्वीप है, ठीक है। और नल द्वीप है, और कहाँ पर है ये नल द्वीप, ये गिनी की खाड़ी में है, गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है, गिनी की खाड़ी। और तीसरा ये जो लाइन मिल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये मकर रेखा और 0 डिग्री, और ये कहाँ मिलती है, कट करती है आपस में, ये कट करती है नामीबिया के पास, अटलांटिक ओशन में कट कर रही है ये, पर यहाँ पे एक कंट्री है इधर अफ्रीका की नामीबिया, उसकी बॉर्डर के पास कट करती है, नामीबिया की बॉर्डर के पास, ठीक है। इस तरह से ये लाइन यहाँ से जा रही है और ये लाइन यहाँ से जा रही है, तो ये कट जो पॉइंट है इनके। आगे हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंट्स, टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं। ये तो हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिस्कस किए, उनकी इम्पोर्टेंस डिस्कस की कि क्या बताते हैं, हमें टाइम बताते हैं, डिस्टेंस बताते हैं। अब हम कॉन्टिनेंट डिस्कस करते हैं कि टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, यानी कितने महाद्वीप हैं। टोटल हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और इनका एरिया, जो एरिया वाइज हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ऑर्डर क्या है एरिया वाइज, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्टिनेंट आता है, जो सबसे बड़ा है, वो आता है एशिया, ठीक है, सबसे पहले हमारा एशिया। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका। छठे नंबर पर यूरोप, ये जो है यूरोप, ये इस तरह से डिवाइडेड है, ठीक है, ये यूरोप है। और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। इनका ऑर्डर याद होना आपको इम्पोर्टेंट है, कि ऑर्डर याद होना चाहिए आपको कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा। इसके लिए हम छोटी सी एक ट्रिक देखते हैं, इजी सी है, हिंदी वालों को बहुत इजी याद रहेगा। सबसे पहले ये तो हमें पता ही होता है कि एशिया सबसे बड़ा है और अफ्रीका। अगर देखो 1-2 हमें पता चल जाए ना ऑर्डर के अंदर, तो इजी हो जाता है सबको फाइंड आउट करना। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका। देखो ऐसे 3 पड़ता है, और इसी तरह 3 यानी उत्तर, तो इजी हो जाएगा। तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा, जो इसकी सेम शेप वाला यानी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के तो साथ में ही आता है दक्षिण अमेरिका, ये दोनों एक साथ आते हैं। पहले कौन सा आएगा ये हमें पता चल जाएगा इससे कि 3 नंबर पे कौन सा आएगा, जो 3 की तरह यानी उत्तर अमेरिका। फिफ्थ हमारे पास है अंटार्कटिका, और आगे 6 पे आएगा यूरोप। देखो ऐसे 6 बढ़ता है, और यहाँ क्या है यूरोप के नीचे उल्टा 6,
तो 6th नंबर पक्का हो गया ना, किसका है? यूरोप का है। और 7th एट द एंड ऑस्ट्रेलिया है ही। इनकी थोड़ी थोड़ी हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम एशिया की देखते हैं। देखो एशिया की क्या इम्पोर्टेंस है। एक तो ये है कि एशिया के अंदर जो है वो वर्ल्ड की 60% जो पॉपुलेशन है वो लाई करती है। 60% जो पॉपुलेशन एशिया में क्या है, वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन है अकेले एशिया में। बाकी जो 40% है वो बाकी के 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। ठीक है, 6 में भी नहीं है, स्पेसिफिकली 5 के अंदर है, क्योंकि अंटार्कटिका के अंदर कोई भी जो है हैबिटेट नहीं है ह्यूमन का। एशिया के अंदर वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन आती है। सेकंड एशिया की इम्पोर्टेंस ये है कि हमारा इंडिया आता है एशिया में। आगे हम देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका की ये इम्पोर्टेंस है कि जो तीनों लाइनें हैं, यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, ये तीनों लाइन अफ्रीका से पास करती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट, ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों लाइनें क्रॉस करती है। ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आता है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो है एक नहर जो है वो जोड़ती है, और वो कौन सी नहर है? पनामा नहर। ठीक है, यहाँ पे बनाई गई है पनामा नहर। ये इम्पोर्टेंस है इन दोनों के बीच की। 5th नंबर पर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का इम्पोर्टेंस है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो क्या है कि हमारे जो है 2 रिसर्च सेंटर्स हैं। ठीक है, अनुसंधान केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका के अंदर। और क्या नाम है उनका? एक आता है मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री, ये 2 रिसर्च सेंटर्स हैं इंडिया के अंटार्कटिका के अंदर। ठीक है। 6th नंबर पे यूरोप। यूरोप से क्या है कि जो आर्कटिक सर्कल है, यानी जो 66.5 डिग्री वाला सर्कल है ऊपर का, वो यूरोप से पास करता है, अकेले यूरोप से पास करता है। ठीक है। और 7th नंबर पे क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ये इम्पोर्टेंस है कि ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जिसके क्या है, चारों तरफ पानी है, ऑल साइड कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, वाटर, यानी कि चारों तरफ पानी है। यहाँ पर कोई भी लैंड मास ऑस्ट्रेलिया के साथ कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, सिर्फ एयरवेज के थ्रू ही हम जा सकते हैं या शिपवेज के। लैंड मास नहीं है ऑस्ट्रेलिया, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ आइलैंड कॉन्टिनेंट है ये, द्वीपीय महाद्वीप ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोटल ओशन कितने हैं, यानी महासागर कितने हैं। महाद्वीप कितने थे? 7। महासागर कितने हैं? 5। ठीक है, टोटल महासागर हमसे पूछ रहे कितने हैं, तो है 5। और कौन कौन से हैं और सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, ये उनका ऑर्डर हम देखेंगे। सबसे बड़ा जो महासागर है और सबसे पहले नंबर पर जो आता है हमारे पास आता है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आता है वो आता है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। ठीक है, पैसिफिक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अटलांटिक, तीसरे नंबर का जो महासागर है वो है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। अटलांटिक को अटलांटिक ही बोलेंगे हिंदी पंजाबी में भी। ठीक है, हिंद महासागर। आगे हमारे पास आता है चौथे नंबर पर साउदर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर। और एट द एंड आर्कटिक ओशियन यानी 5वें नंबर पर आर्कटिक महासागर। इनकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देखते हैं। जो पैसिफिक है, सबसे पहले पैसिफिक की देखते हैं। देखो जो पैसिफिक ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन जो है टोटल एरिया कवर करता है 1/3,
और ये 1/3 सिर्फ जो पानी का एरिया उसका 1/3 नहीं है, पूरी धरती का 1/3 जो एरिया है टोटल वो अकेला प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन कवर करता है। ठीक है, इतना बड़ा है। सेकंड इसके अंदर आती है एक मरीना ट्रंच, मरीना खाड़ी है, यानी कि धरती का जो सबसे डीपेस्ट, सबसे जो गहरा पॉइंट है, सबसे ज़्यादा गहराई कहाँ है, मरीना ट्रंच। और कितनी गहराई है, 11 किलोमीटर की, 11 किलोमीटर गहरा है ये नीचे। और ये कहाँ है, पैसिफिक ओशियन के अंदर है मरीना ट्रंच, यूएसए के पास में है ये। ठीक है, एग्जैक्टली ये यहाँ लाई करेगा, इस एरिया में मरीना ट्रंच, यूएसए के पास। ठीक है, सेकंड नंबर था हमारे पास अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की इम्पोर्टेंस देखते हैं। देखो, एक तो अटलांटिक ओशन जो है वो एस शेप में है। अगर पूछ ले कि एस शेप में कौन सा महासागर है तो वो है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। दूसरा, सबसे ज़्यादा वो पोर्ट्स जो हैं, यानी जो बंदरगाह जो हैं, वो सबसे ज़्यादा अटलांटिक ओशियन के अंदर है, क्योंकि जो इसकी जो कोस्ट है ना, ये वाली बहुत रग्ड है, यानी प्लेन कोस्ट नहीं है, इस तरह से है। और ये वाली कोस्ट बंदरगाह के लिए, पोर्ट्स के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा व्यापार अगर पूछे, ट्रेड भी, तो सबसे ज़्यादा ट्रेड व्यापार कहाँ से होता है, अटलांटिक महासागर से होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन यही है कि एक तो ये एम शेप में है, और इसके अलावा इंडियन ओशन एक अकेला ओशन है जिसका नाम जो है किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, किसी देश के नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर हमारे पास दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका को सर्कल करता है मेनली। बस यहाँ पर क्या है, अंटार्कटिका है, तो ये अंटार्कटिका को सर्कल करता है। और आर्कटिक ओशन सिमिलरली जो नॉर्थ पोल है उसे सर्कल करता है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ऊपर उत्तरी ध्रुव है, तो नॉर्थ पोल को ऐसे सर्कल करता है ये चारों तरफ से आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। देखो आगे हम देखते हैं, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया की किन किन स्टेट से जो है वो पास कर रही है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के कुल 8 राज्यों से 8 जो स्टेट्स हैं वहाँ से पास करती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं लाइन वाइज। सबसे पहले आता है गुजरात। ठीक है, गुजरात से भारत के अंदर ये एंटर करती है कर्क रेखा। उसके बाद आता है राजस्थान दूसरे नंबर पर। लाइन वाइज देख रहे हैं, ये हम एरिया वाइज नहीं, लाइन वाइज। ठीक है, तीसरे नंबर पर ये आती है एमपी में, मध्य प्रदेश में। चौथे नंबर पर आती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पाँचवा नंबर यहाँ पर आता है झारखंड का। छठे नंबर पर यहाँ क्या आएगा, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। और 7th पे यहाँ पर आता है छोटा सा एक जो हमारा राज्य है त्रिपुरा। और एट द एंड आता है मिज़ोरम। और मिज़ोरम से ये क्या है, बाहर निकल जाती है आगे म्यांमार की तरफ। तो टोटल 8 राज्य हैं। इनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, कर्क रेखा से रिलेटेड अब हम फैक्ट देखते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। टोटल तो 8 राज्यों से पास करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है लंबाई किस राज्य में है कर्क रेखा की, सबसे ज़्यादा लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो कौन से राज्य के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी में। लॉन्गेस्ट कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर क्या है, लॉन्गेस्ट है, सर्वाधिक लंबाई, सबसे ज़्यादा लंबाई एमपी में। और कम अगर पूछ ले तो राजस्थान। देखो कई जगह आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा करेक्ट आंसर नहीं है। त्रिपुरा के अंदर सबसे ज़्यादा कम लंबाई जो है वो नहीं है। सबसे कम लंबाई राजस्थान के अंदर है। और कितनी लंबाई है राजस्थान में, 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर लंबी है कर्क रेखा राजस्थान में। ठीक है, ज़्यादा पूछे तो एमपी, मध्य प्रदेश, और कम राजस्थान। नेक्स्ट हम देखते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
यानी कि भारत का मानक, जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो क्या है, कितनी है। IST की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय रेखा। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, एडजस्ट करना। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये जो है एग्जैक्टली कौन सा जो लॉन्गिट्यूड है, ये क्या होगा, देशांतर रेखा है। देखो हमने डिस्कस किया था कि जो देशांतर है, जो लॉन्गिट्यूड है, वो हमें टाइम बताते हैं। जैसे ही हम 1 डिग्री मूव करेंगे तो 4 मिनट का टाइम का जो है फ़र्क आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो इस तरह देखो हम 0 डिग्री तो पास कर रही थी लंदन से, तो हम मूव करते 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 इंडिया में जब आते हैं तो इंडिया में लॉन्गिट्यूड का टाइम चेंज होगा। और इंडिया जो है वो जो है काफ़ी बड़ा है। मान लो यहाँ पर जो ये जो लॉन्गिट्यूड है और यहाँ ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड है, इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में ओवरऑल इंडिया में 30 लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री यानी 30 देशांतरीय रेखाएं इंडिया से पास करती हैं, ठीक है। तो जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का टाइम होगा, यानी जो यहाँ टाइम है और जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में टाइम है, इस टाइम में फ़र्क होगा, ठीक है। यहाँ AP के टाइम में यानी अरुणाचल के टाइम में, गुजरात के टाइम में चेंज होगा। और एक ही कंट्री के अंदर 2 टाइम का जो है 2 टाइम नहीं चल सकते, टाइम डिफरेंस नहीं चल सकता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। मान लो कि हमें कोई मिसाइल लॉन्च करनी है तो हम किस टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे, जो गुजरात में टाइम है, मानो गुजरात में 1 बजे का टाइम है, हमने बोला कि इंडिया से ऑलमोस्ट 30 डिग्री जो है 30 लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं पास करती हैं। तो 30 में कितना टाइम डिफरेंस आ जाएगा, 2 घंटे का। 1 डिग्री में 4 मिनट का आ रहा है, 15 डिग्री में 1 घंटे का आता है, तो 30 डिग्री में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाएगा। गुजरात में मानो 10 बजे का टाइम है सुबह का, तो अरुणाचल में क्या टाइम होगा, 12 बजे का, ठीक है। तो हमें अगर कोई मिसाइल लॉन्च करनी है तो हम किस टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे, 11 बजे कोई मिसाइल लॉन्च करनी है तो कौन सा टाइम, गुजरात का 11 बजे या अरुणाचल का 11 बजे। इसलिए एक ही कंट्री के अंदर कभी भी 2 टाइम नहीं चल सकती। तो हम क्या करते हैं कि एक कॉमन टाइम लेके चलते हैं कि ये टाइम हम पूरी कंट्री के अंदर फॉलो करेंगे। और वो कौन सा टाइम है हमारा, जो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर टाइम है, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्योंकि हम कहाँ आते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देशांतर और ये 0 डिग्री अक्षांश यानी इक्वेटर। तो हम कहाँ आते हैं, यहाँ ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि हमारी पोजीशन एग्जैक्टली कैसे है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं हम, तो नॉर्थ ईस्ट यानी इसलिए हमारा लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाला। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय है भारत का। और ये कहाँ से, ये जो लाइन है वो कहाँ, ये इस लाइन के ऊपर जो टाइम है ना, वो टाइम हम पूरे इंडिया के अंदर फॉलो करते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग कंट्री की सारी जो घड़ियाँ हैं वो चीज़ जो है वो सेट की होती है। जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये पास करती है, यहाँ पे एक जगह आती है नैनी, नैनी मिर्ज़ापुर। और ये कहाँ पर है जगह, एग्जैक्टली इलाहाबाद में। इलाहाबाद और क्या है, इलाहाबाद क्या है, यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी नाम की जगह से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानक समय लाइन जो है वो पास करती है, ठीक है। इंग्लिश में भी हम लिख लेते हैं नैनी मिर्ज़ापुर, ठीक है, इलाहाबाद एंड यूपी, ओके। और इसके अलावा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये लाइन जो है, ये टोटल भारत के 5 राज्यों से पास करती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि वो कौन कौन से 5 राज्य हैं। सबसे पहले तो देखो यूपी है ही, पहले नंबर पर आता है यूपी। फिर ये लाइन एंटर करती है मध्य प्रदेश में, MP में। 3rd नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। 4थे नंबर पर, 4th नंबर पर आता है उड़ीसा,
ठीक है, उड़ीसा। और 5वें नंबर पर लास्ट में आता है AP, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा पास करती है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला कि जो MP और छत्तीसगढ़ है ना, MP और छत्तीसगढ़, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से दोनों लाइनें पास करती हैं। भारतीय मानक समय भी रेखा भी पास करती है और करक रेखा भी, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी। ये दोनों लाइन कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से पास करती है, तो है MP और छत्तीसगढ़ आपका आंसर आ जाएगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये दोनों लाइनें आपस में कट कहाँ करती है। ये तो थी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, मानक समय रेखा, और ये करक रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ में करक रेखा। ये मानक समय रेखा 82, ये 23.5 डिग्री है और ये 82.5 डिग्री ईस्ट में। ये दोनों लाइनें जो है वो क्रॉस कहाँ से करती है, कट करती है एक जगह पर, और ये जगह कौन सी है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और रेयरली आपको बुक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। रेयरली, बहुत रेयर है कि किसी बुक में मिले। ये जगह आती है कोरिया डिस्ट्रिक्ट। कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की। कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में से ये दोनों लाइनें जो हैं एक वहाँ पर एक दूसरे को कट करती है, बाइसेक्ट करती है। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया का साइज़ और लोकेशन क्या है और एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल इंडिया का एक्सटेंट क्या है। तो ये सब हम आज की आगे की वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।